देखो भाई, आज हम बात करेंगे क्लिनिकल अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर बैलेंस। ठीक है ना। टॉपिक नंबर है 20 बायोकेमिस्ट्री का। ये DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है, वो भी पेपर फर्स्ट का टॉपिक। ठीक, पेपर फर्स्ट में बायोकेमिस्ट्री। हमारे इंट्रोडक्शन में एक क्लिनिकल अप्रोच टू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर बैलेंस इन्वॉल्व्स शामिल करता है खुद में किस किस को असेसनिंग वॉल्यूम स्टेटस, हाइपो एंड हाइपर वॉल्यूमिया। ठीक है ना। ये आकलन करता है वॉल्यूम आयतन का, आयतन स्टेटस का, जिसमें क्या है हाइपो एंड हाइपोवोलेमिया। ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, तो हाइपो या हाइपरवोलेमिया हो गई। एंड ओस्मोलैलिटी का, इसमें क्या हाइपो एंड हाइपरनेट्रेमिया। ठीक, आगे लिख रहा है यूजिंग हिस्ट्री जैसे कि थर्स्ट, प्यास, आउटपुट, सुसु बाहर निकालना, फिजिकल एग्जाम जैसे कि एडिमा या हाइपोटेंशन, BP कम होना या शरीर में सूजन होना, एंड लोब्स, सीरम, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन स्टडीज। अगर लिख रहा है टू फाइंड द कोज, पाना कोज कारण किसका, EG जैसे कि किडनी, हार्ट, हार्मोनल इश्यू, इन सब का कारण देखना। एंड गाइड ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट को गाइड करना, विच रेंज फ्रॉम ओरल या IV फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट 70। आगे क्या है, 2 है ये, टू एड्रेसिंग अंडरलाइंग डिसीज ओपन प्रायोरिटाइजिंग, मुझे तो पढ़ी भी नहीं जा रही, प्रीओराइटाइजिंग। ठीक, इंट्रासेल्युलर हाइड्रेशन एंड यूजिंग स्पेसिफिक थेरेपीज लाइक B2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स फॉर सीवियर हाइपोनेट्रेमिया। अब अगर इस पूरे का मतलब ऐसी मोटा मोटा आइडिया लगाऊं तो एक कहना चाह रहा है, एक क्लिनिकल अप्रोच जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर बैलेंस का, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है वो बता रहे हैं हम। इसमें शामिल है आकलन करना किस किस का वॉल्यूम स्टेटस का। अब किस किस चीज़ के वॉल्यूम स्टेटस में देखना हमें, जिसको हाइपो या हाइपरवोलेमिया बोलते हैं। अब किस एंड ओस्मोलैलिटी जैसे कि हाइपो या हाइपरनेट्रेमिया, मतलब कि सोडियम की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाना। यूजिंग हिस्ट्री को, मरीज़ की हिस्ट्री को लेते हुए या यूज करते हुए, जैसे कि मरीज़ को प्यास ज़्यादा लगती है, कम लगती है, सुसु ज़्यादा आती है, कम आती है, ये यूज करते हुए। आगे है मरीज़ का फिजिकल एग्जाम या एग्जामिनेशन, देखेंगे कि उसके शरीर में सूजन तो नहीं आ रही है या उसका ब्लड प्रेशर कम तो नहीं है। आगे कह रहा हूँ एंड लोब्स नहीं है, लैब्स है, और पैथोलॉजी लैब में इसकी जांच करेंगे किसकी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की, मतलब उसके सीरम में कितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और यूरिन स्टडीज, मतलब उसके पेशाब में ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट पास आउट तो नहीं हो रहे, और कितनी सुसु आ रही, ज़्यादा आ रही है, कम आ रही, वो भी देखेंगे। ठीक, टू फाइंड पाने के लिए कारण, मतलब किस कारण से सुसु ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, या किस कारण से सुसु के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल रहे हैं, या किस वजह से प्यास ज़्यादा लग रही है, या किस वजह से ब्लड मतलब BP कम हो रहा है या सूजन आ गई है। ठीक है ना, ये कहना चाह रहा हूँ। उनको क्या करेंगे, पता निकालेंगे। जैसे कि किडनी, हार्ट, हार्मोनल इशू तो नहीं है कोई, मतलब किडनी सही से काम कर रही है या नहीं, कि हार्ट सही काम कर रहा है या नहीं, हार्मोन सही मात्रा में बनने हैं या नहीं बनने, क्योंकि ये जो हाइपोनेट्रेमिया, प्यास है, हाइपोटेंशन है, ये सब इन्हीं चीज़ों से कंट्रोल होती है, किडनी, हार्ट या हार्मोन से। ठीक है ना।
लिख रहा टू गाइड ट्रीटमेंट, और इससे क्या हो जाएगा, हमें किसी मरीज का ट्रीटमेंट चलाने में क्या है, हेल्प मिल जाएगी। ठीक, आगे लिख रहा विच रेंज फ्रॉम ओरल आईवी, मतलब या तो मुंह से पानी पिलाएंगे खूब, या आईवी से हम फ्लूइड देंगे इन्हें, मतलब बोतल वगैरह लगाएंगे फ्लूइड की, पानी की और इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो कि क्या कर देगा, रिप्लेसमेंट हटा देगा या बदल देगा। टू एड्रेसिंग अंडरलाइंग डिसीज, जो हमने बीमारी पता लगाई है मरीज में, उसकी क्या है, बीमारी को हटा देगा या कम कर देगा, ऐसे मान के चलो। आगे लिख रहा ओपन प्रायोरिटाइजिंग इंट्रासेल्युलर हाइड्रेशन, जो कि क्या करेगा, जो सेल के अंदर पानी की कमी आ गई है उसको क्या करेगा, उसको सबसे पहले कम करेगा। ठीक है ना, मतलब सेल के अंदर पानी की मात्रा पूरी हो जाएगी जब हम खूब उसको पानी पिलाएंगे, बोतल चलाएंगे तो। एंड यूजिंग स्पेसिफिक थेरेपी, और एक ख़ास इस थेरेपी यूज करेंगे, जैसे कि B2 रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे फॉर सीवियर हाइपोनेटेरिया। यदि बहुत ज़्यादा सोडियम की कमी होगी शरीर में तो हम उनको क्या देंगे, B2 रिसेप्टर ब्लॉकर। B2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या है, एक तरीके की मेडिसिन है जो B2 रिसेप्टर पर जाकर लग जाएंगी, जिससे शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। ठीक है ना, आगे है इनिशियल असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, शुरुआती आकलन और जांच, जिसकी इलेक्ट्रोलाइट्स की नहीं, मरीज़ की कह रही है, मरीज़ की इनिशियल असेसमेंट और डायग्नोसिस करेंगे मरीज़ की कि उसमें क्या क्या कमी है, पानी कम है, ज़्यादा है शरीर में, सूसू ज़्यादा आ रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, सूजन है, BP कम है, ये सब हम करेंगे। कैसे, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्ज़ाम, मरीज़ की हिस्ट्री लेंगे और ख़ुद हम अपनी आंखों से हाथ से छू कर देखेंगे मरीज़ को क्या क्या हमारे हिसाब से गड़बड़ लग रही है। सबसे पहला है चेक फॉर साइन फॉर वॉल्यूम, नहीं ये क्या है, ये क्या हो सकता है यार, एडिमा डिप्लेशन, यार ये गलत लिख दिया। देखिए चेक फॉर साइंस, ये वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम डिप्लेशन, यार शायद समझ में नहीं आ रही है ये लाइन। आगे देखते हैं, मतलब सबसे पहले क्या साइन देखेंगे हम, संकेत देखेंगे किस चीज़ के, थर्स्ट के, मतलब प्यास लगती है मरीज को या नहीं, खूब ये पूछेंगे। हाइपोटेंशन, उसका ब्लड प्रेशर कम तो नहीं, ये देखेंगे। ओलिगोयूरिया, मतलब शायद सुसु उसको कम तो नहीं आती, ये भी पूछेंगे। ओवरलोडेड, मतलब उसके बॉडी में पानी जमा तो नहीं हो रहा, मतलब एडिमा तो नहीं होगा, ये चेक करेंगे। डिस्पनिया, मतलब डिस्पनिया का मतलब सांस लेने में शायद कोई दिक्कत, उसको देखेंगे। वेट गेन, वजन तो नहीं बढ़ रहा है, वो चेक करेंगे हम मरीज का। असेस न्यूरोलॉजिक स्टेटस, जो न्यूरोलॉजिक स्टेटस है उसको क्या करेंगे, वो चेक करेंगे, मतलब उसकी जो दिमाग का जो सिस्टम है वो सही काम कर रहा नहीं कर रहा। फॉर सोडियम इशू, सोडियम इशू के लिए चेक करेंगे, जैसे कन्फ्यूजन या लिथार्जी तो नहीं हो रही है। ठीक है ना, आ गया लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या करना, ये तो हम मरीज से पूछेंगे और देखेंगे खुद अपनी आंखों से। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या कर देखेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे, मतलब मरीज के सीरम में इलेक्ट्रोलाइट्स की एनफ मात्रा अमाउंट है या नहीं है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। ओस्मोलिटी, सीरम एंड यूरिन ओस्मोलिटी, सीरम और यूरिन की ओस्मोलिटी देखेंगे टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। वाटर बैलेंस को समझने के लिए। ठीक, आगे यूरिन स्टडीज, यूरिन सोडियम एंड क्रिएटिनिन टू असेस रीनल हैंडलिंग, मतलब कि यूरिन से हम क्या करेंगे, सोडियम और क्रिएटिनिन का आकलन करेंगे कि किडनी सही से काम कर रही है या नहीं। अदर में क्या है, BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक करेंगे, ग्लूकोज चेक करेंगे। ठीक है ना, सूसू में ग्लूकोज तो नहीं जा रही है, या ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन कितनी मात्रा वो चेक करेंगे। ब्लड में कैल्शियम की और मैग्नीशियम की चेक करेंगे और रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे। ठीक है ना, आगे है कॉमन इम्बैलेंस एंड अप्रोच। कॉमन इम्बैलेंस का मतलब आमतौर पर जो
बैलेंस ख़राब हो जाता है उसको देखेंगे, किसका, वाटर का और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को। और अप्रोच को मतलब क्या है यार, हम तो टॉपिक ये पढ़ रहे हैं, हमें यही नहीं पता है। चलो देखते हैं क्या, फिर भी समझ में तो आ ही रहा होगा क्या क्या चल रहा है इसमें। NA हाइपो एंड हाइपरनेट्रीमिया। कॉमन इम्बैलेंस का मतलब है कि किसी चीज़ को कम या ज़्यादा हो जाना है, बिगड़ जाना, और उनसे फिर हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका पता करना। इस लाइन का कॉमन इम्बैलेंस एंड अप्रोच का मतलब यही समझ लो कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका बैलेंस बिगड़ जाना, कम या ज़्यादा हो जाना, और फिर उनके कम या ज़्यादा होने से बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सोडियम को देख लो, हाइपो या हाइपरनेट्रीमिया, मतलब सोडियम कम या ज़्यादा हो जाना से क्या होता। नो रिफ्लेक्स वाटर बैलेंस, लो सोडियम, नो रिफ्लेक्स वाटर बैलेंस, नहीं यहाँ नो नहीं, सोडियम रिफ्लेक्ट करता है किसको, वाटर बैलेंस को। अब आगे लिख लो, लो सोडियम से क्या पता हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगी। यूजुअली मीन्स वाटर एक्सेस, यूजुअली मीन्स वाटर एक्सेस, वाटर हाई, समझो नहीं। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब ये है कि बॉडी से जो है फ्लूइड जो है, सूसू जो है बहुत ज़्यादा आएगी, या दस्त हो सकते हैं या उल्टी आ सकती हैं, जिससे बॉडी से वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलेगा तो साथ में सोडियम भी निकल जाएगा, जिससे बॉडी में सोडियम की कमी आ जाएगी, ठीक है ना। आगे है हाई सोडियम है तो क्या बोलेंगे उसको, हाइपरनेट्रीमिया मीन्स ये क्या भी डेफिसिट, मतलब सोडियम की नहीं, हाइपर में तो डेफिसिट नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ देखते हैं, मतलब गलत लिख दी थी, खैर डेफिसिट नहीं हो, सोडियम ज़्यादा हो जाएगा तो ये समझ लो कि वो उसको हाइपरनेट्रीमिया बोलेंगे। और वो किस कंडीशन में हो, जैसे कि पानी की मात्रा जमा हो गई शरीर में, सूजन टाइप की आ गई है, तो जो है उसका मतलब है कि सोडियम की मात्रा तुम्हारे शरीर में ज़्यादा हो सकती है। अब आ जाओ पोटेशियम की। पोटेशियम में क्या है, इम्बैलेंस ओपन कोज मसल इशू। अगर पोटेशियम की कमी है तो किस चीज़ का इशू आएगा, मसल का, मांसपेशियों में कुछ गड़बड़ आएगी, जैसे कि वीकनेस आएगी, क्रैम्प्स आएंगे, मसल में कमजोरी महसूस होगी और मरोड़ टाइप की फील होगी। एंड कार्डियक एरिथमिया, जो दिल की धड़कन की जो रिदम है वो बिगड़ जाएगी, जैसे धड़कन नॉर्मल कंडीशन में चल रही है वैसे नहीं चलेगी, या तो बहुत धीरे धीरे चलेगी, या तेज़ हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी नॉर्मल होगी, इस टाइप से हो जाएगी। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम की देखें तो क्या, इम्बैलेंस इफेक्ट न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। जो कैल्शियम है ये मसल को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में काम करती है, और इसमें देखो लिखा हुआ है न्यूरोमस्कुलर, जो दिमाग से मसल को कंट्रोल करने या छोड़ने या पकड़ने, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को जो करने का सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। मतलब फिर कैल्शियम की कमी की वजह से मसल अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है, रिलैक्सेशन कंडीशन में जा सकती है। एंड कार्डिक रिदम, और जो दिल की धड़कन है उसमें की रिदम भी हो बिगड़ जाएगी। अब आगे आ जाओ ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। अगर इन सब चीज़ की कमी आ रही तो कैसे कैसे मैनेज करना, मतलब अप्रोच तो यही है ना, करेक्ट अंडरलाइंग कोज। हमें सबसे पहले करेक्ट कोज ढूंढने, किस वजह से वाटर बैलेंस या इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस ख़राब हुआ, ठीक है ना। एड्रेस हार्ट फेलियर, सबसे पहले हार्ट फेलियर को पहचानो कि हार्ट फेल तो नहीं हो गया। किडनी डिसीज, किडनी की बीमारी पहचानो कि गुर्दे काम सही से कर रहे या नहीं कर रहे। या 3 नंबर पर क्या देखेंगे, हार्मोनल इशू देखेंगे, खासकर SIADH, मतलब कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है शायद। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, यदि तुम्हें कुछ पता चल गई इन तीनों चीज़ में से किसी चीज़ को, तो क्या करेंगे, इसके हिसाब से इलाज शुरू करेंगे। तो ओरल सप्लीमेंट देंगे, और उसको टैबलेट वगैरह देंगे, जो भी है वो देंगे, जिससे पानी की मात्रा धीरे धीरे शरीर में बढ़ने लगे। IV फ्लूइड देंगे सलाइन डिस्टिल वाटर के साथ, ठीक है ना। और मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस देंगे फॉर सीवियर
डेफिसिट्स एक्सेसिव, अगर उनमें बहुत ज़्यादा कमी होगी तब। आ गया डायूरेटिक या डायलिसिस, मे बी यूज्ड इन सीवियर फ्लूइड ओवरलोड, यदि शरीर में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया है उसको निकालने के लिए क्या देंगे, डायूरेटिक। एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स भी दे सकते हैं इसमें। नहीं, पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट टॉक्सिसिटी हो गई, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स कोई बॉडी में ज़्यादा मात्रा में जमा हो गया है तो देंगे। क्या करेंगे उसके, तो डायलिसिस करेंगे या डायूरेटिक देंगे। अगर मॉनिटर क्लोजली, उस मरीज को बहुत ध्यान से उस पर नज़र रखेंगे। वाच फॉर रैपिड शिफ्ट एज करेक्टिंग टू क्विकली कैन बी डेंजरस, मतलब जल्दबाजी में कुछ उसका मरीज को शिफ्ट उफ्ट करना मतलब क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। जैसे कि ओस्मोटिक डेमाइलिनेशन, ये क्या है पता नहीं। इन क्रोनिक हाइपोनेट्रेमिया, यदि किसी को क्रोनिक हाइपोनेट्रेमिया है तो उसको क्या हो जाएगा, ओस्मोटिक डेमाइलिनेशन हो जाएगी, ठीक है ना। आगे है की रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म, की रेगुलेटर एंड मैकेनिज्म, इसका जो रेगुलेटर है ये कंट्रोल सिस्टम है या मैकेनिज्म है, किस पे फर्क पड़ेगा उससे, किडनी। प्राइमरी जो वाटर बैलेंस है इलेक्ट्रोलाइट्स को सबसे ज़्यादा कौन ध्यान रखती है, किडनी। प्राइमरी रेगुलेटर वाया वाटर सोल्यूट्स एक्सक्रीशन रीअब्जॉर्प्शन एंटी डायूरेटिक एल्डोस्टेरोन ये करते हैं, मतलब किडनी दो हार्मोन बनाती है, एल्डोस्टेरोन एडीएच, और इन हार्मोन्स की कमी या ज़्यादा होगी तो एक्सक्रीशन रीअब्जॉर्प्शन कमी या ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से गड़बड़ आ जाएगी। थर्स्ट मैकेनिज्म, प्यास का सिस्टम देखेंगे। की डिफेंस अगेंस्ट वाटर लॉस, वाटर का लॉस क्यों हो रहा है ज़्यादा उसका देखेंगे, ठीक है ना। हार्मोन्स मैंने पहले बता दी, एडीएच वाटर को देखता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर दोनों को देखता है। इन एसेंस क्लिनिशियंस लाइक सिस्टमिक अप्रोच कंबाइनिंग क्लिनिकल क्लाउज बाच इस पे थोड़ा ये छोड़ दे, इससे कोई मतलब, ठीक है ना। और हिंदी में भी देखना चाहो तो लो देख लो। इलेक्ट्रोलाइट्स और जल संतुलन का चिकित्सीय दृष्टिकोण शरीर में खनिजों जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और पानी के सही स्तर को बनाए रखने पर केंद्रित है, जो किडनी हार्मोन, आहार और दवाओं से नियंत्रित होता है। असंतुलन या इम्बैलेंस, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन या ओवरहाइड्रेशन से मांसपेशियां, तंत्रिका और हृदय की समस्याओं के लिए मूल्यांकन जैसे कि लक्षण, लैब टेस्ट और उपचार। तरल पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट्स दवा आवश्यक है, खासकर उल्टी, दस्त या किडनी की समस्याओं में, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन है, वही सब है, ये हिंदी में लिखी हुई, इंग्लिश में थी। मूल अवधारणाएँ क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोलाइट्स वही है, विद्युत आवेश वाले होते हैं, इसमें प्लस प्लस के निशान लगे रहते हैं, किसी पे माइनस के भी रहते हैं, जो शरीर के तरल पदार्थों, रक्त मूत्र में घुले रहते हैं। कोशिका कार्यों मतलब सेल फंक्शन और वाटर बैलेंस, तंत्रिका और मांसपेशियों के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। जल संतुलन, शरीर का 60% पानी तो मुख्य हिस्सों में होता है, कोशिकाओं के अंदर ICF और कोशिकाओं के बाहर ICF, जो परासरण ओस्मोसिस द्वारा संतुलित रहती है। नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है, गुर्दे करते हैं, ADH और एल्डोस्टेरोन हार्मोन करते हैं, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक। चिकित्सीय मूल्यांकन देखें तो क्लिनिकल असेसमेंट क्या है, लक्षण देखने हैं हमें मरीज के, प्यास लग रही है ना लग रही, थकान है, चक्कर आना है, मांसपेशियों में ऐंठन है, भ्रम है, कम मूत्र उत्पादन है, हृदय की धड़कन में बदलाव, ये सब देखने हैं, ठीक। हिस्ट्री में देखें तो उल्टी, दस्त, अत्यधिक पसीना, दवाएं, मूत्रवर्धक आहार, पुरानी बीमारियां, किडनी, हार्ट, ये सब चेक करनी है मरीज की। शारीरिक जांच में आ जाओ, फिजिकल एग्जामिनेशन में तो क्या, त्वचा की लोच मतलब स्किन के जो चिकनापन है वो देख सकते हैं, श्लेष्म झिल्ली, रक्तचाप, हृदय की गति, ये सब चेक करेंगे।
प्रयोगशाला में परीक्षण करवाना है मरीज को तो कौन कौन से करेंगे? सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, BUN करेंगे, यूरिन परीक्षण और क्रिएटिन परीक्षण करेंगे। ठीक है ना। और हिंदी में और देख लो, सामान्य असंतुलन और कारण, कॉमन इम्बैलेंस एंड क्या कोज, इसमें है तरल पदार्थों की कमी है, जैसे कि पसीना है, दस्त है, बुखार है, पर्याप्त सेवन से क्या हो जाएगी, सोडियम और वाटर दोनों की कमी हो सकती है। निर्जलीकरण का मतलब पानी की कमी होना चाहिए। अति जल योजन, ओवर हाइड्रेशन, मतलब पानी की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जानी, बहुत अधिक पानी पीने, शरीर से पानी निकलने में दिक्कत, जैसे कि किडनी फेलियर में। हाइपोनेट्रेमिया, सोडियम की मात्रा कम हो जाना, सिर दर्द हो सकता, विरम हो सकता, संकेत चिन्ह हो सकते हैं। हाइपरनेट्रेमिया, सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाना, इसमें क्या हो जाएगा, प्यास या बेचैनी हो सकती है। हाइपोकैलेमिया या हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम कम या ज़्यादा होना, हृदय पर असर दिखाई दे। कारण उपचार में क्या करना, कारण और इलाज देखने मरीज के, जैसे कि दस्त है, उल्टी है, संक्रमण है। तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब उसको खूब बोतल चढ़ाओ पानी की, इलेक्ट्रोलाइट्स दो, ORS को घोल पिलाओ। IV फ्लूइड का मतलब है नस के द्वारा बोतल चढ़ा दो मरीज पे। दवा प्रबंधन में कुछ दवाएं हैं जैसे मूत्रवर्धक है, असंतुलन पैदा कर सकती हैं, तो डायूरेटिक मत दो जिससे पेशाब बार बार आ सके, ऐसी टैबलेट मत दो। उनकी खुराक समायोजित करें, मतलब कम करें या बदलें। आहार में क्या, नमक ज़्यादा लें, पोटेशियम ज़्यादा लें, युक्त भोजन का सेवन बढ़ाना या कम करना करें, जिस हिसाब से भी बीमारी उसके हिसाब से कम या ज़्यादा करें। संक्षेप में देखें तो द्रव और इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलन का प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें कारण की पहचान करना, शरीर के तरल पदार्थ और खनिजों के स्तर की निगरानी करना और असंतुलन को ठीक करने के लिए उचित तरल पदार्थ और उपचार प्रदान करना शामिल है। बहुत आसान है, हमें कोई बड़ी बात ना लिख सकते। अब वीडियो बंद करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देखो यार, सिर्फ 2 ही सब्सक्राइबर हैं मेरे, एक मैं खुद हूँ, एक मेरी और है कोई जान पहचान के, बस। ठीक, तो तुम लोग भी कर देखो यार। वीडियो बंद करते।